नमस्कार, मैं करुणा भारद्वाज। वीडियो की श्रृंखला में आज जो टॉपिक लेकर के आई हूँ, ये बेसिकली कक्षा 11 और 12 के लिए है। संचार और जनसंचार। मानव स्वभाव है कि मानव बिना बोले रह ही नहीं सकता। उसे बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। कभी कभी वह स्वयं से भी बात करता है। तो अगर हम कब चुप रह सकते हैं? अगर हम गुस्सा हैं तो हम चुप रह सकते हैं, अन्यथा हम चुप नहीं रह सकते। मानव चुप नहीं रह सकता। अब आते हैं संचार। संचार शब्द चर धातु से उत्पन्न हुआ है। इसकी उत्पत्ति चर धातु से हुई है। चर का अर्थ होता है विचरण करना। वो विचरण किसी प्राणी का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, ध्वनि का भी हो सकता है, प्रकाश का भी हो सकता है और चित्र का भी हो सकता है। किसी का भी हो सकता है उसे हम, लेकिन यहां हम बात करेंगे वो मानव का दूसरे मानव को संदेश भेजना और पाना। यहां हम जिस संचार की बात कर रहे हैं, तो आइए इसको एक बार बोर्ड पर देखते हैं। इसकी परिभाषा। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विचरण करना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। ये किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति का, अन्य प्राणियों का, चित्र का, ध्वनि का, प्रकाश का भी। लेकिन हम जिस संचार पर चर्चा करेंगे उसका तात्पर्य है मानव के संदेशों को भेजना और प्राप्त करना। संचार एक प्रक्रिया है, स्वयं में एक प्रक्रिया है। संचार शास्त्री बिल्बर श्रम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी। अब आते संचार के लिए अनिवार्य लक्षण। वो दो होते हैं। क्या होते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, और दूसरा संदेश का संप्रेषण करना और ग्रहण करना। उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण माने भेजना, और ग्रहण करने का मतलब है पाना। अब आते हैं, इसको बोर्ड पर देखते हैं। संचार मुख से बोलकर, लिखकर, दृश्य अथवा श्रव्य माध्यमों के जरिए भी हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। ये मुख्य परिभाषा है संचार की। अब आते हैं संचार माध्यमों पे। तो संचार, जैसा कि मैंने बताया, स्वयं में एक प्रक्रिया है। ये किसी प्राकृतिक माध्यम के सहारे गति करती है। हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं। यानी ध्वनि संदेश, बोले हुए शब्द है वो ध्वनि तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं, और जो चित्र है, दृश्य संदेश है, वो प्रकाश तरंगों के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। संदेश इसी तरह वायु तरंगों के माध्यम से भी पहुंचते हैं। प्रकाश तरंगे, स्पर्श, संवेदन, इशारे, इन सब से भी संदेश पहुंचते हैं। लेकिन ये संदेश देने के मूल कारक नहीं होते। संदेश देने के मूल कारक होते हैं वे उपकरण या साधन जिनके द्वारा संदेश भेजा जाता है और प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त करता है। जैसे कि रेडियो है, मोबाइल है, टेलीफोन है, फिल्म है, ये इंटरनेट है, ये संदेश भेजने के साधन है। आइए इसको बोर्ड पर भी देखते हैं। इसी तरह वायु तरंगों के माध्यम से भी पहुंचते हैं। प्रकाश तरंगे हमारे स्पर्श, संवेदन, इशारे आदि भी संचार के माध्यम होते हैं। किंतु इन मूल कारकों को संचार माध्यम नहीं कहा जाता। संचार माध्यम से हमारा तात्पर्य उन उपकरणों या साधनों से है जो हमारे संदेशों को पहुंचाते हैं, जैसे फिल्म, टेलीफोन, मोबाइल, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि। अब आते हैं संचार के मूल तत्व पर। तो संचार के मूल तत्व क्या होते हैं कि पहले संचारक यानी जो संचार कर रहा है या जो संदेश भेज रहा है, संचार सेंडर जिसको बोलते हैं। आइए संचार के मूल तत्व बोर्ड पर देखते हैं। संचारक अथवा स्रोत संदेश देने के बारे में, जिसके दिमाग में आता है ये संदेश दे रहा है। संदेश का कूटीकरण, एनकोडिंग अथवा भाषाबद्ध करना। जब हम संदेश को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग या कूटीकरण।
संदेश का कूटवाचन, डिकोडिंग या भाषा ग्रहण, संदेश को समझना। यानी जो प्राप्त करता है, डिकोडिंग कौन करता है? प्राप्त करता। प्राप्त करता है रिसीवर, संदेश को समझने वाला एवं प्रतिक्रिया देने वाला। अब इसको एक इस माध्यम से भी समझ लेते हैं। संचारकर्ता, कूट द्वारा संप्रेषण, कूटवाचन, प्राप्त करता, उसके बाद प्रतिक्रिया। अब संचारक की भूमिका एवं संचार का महत्व। किसी संदेश को भेजने वाला संचारक या स्रोत कहलाता है, जिसके दो प्रमुख बिंदु होते हैं, संदेश की स्पष्टता और संदेश को प्राप्तकर्ता के अनुकूल कूटीकृत भाषाबद्ध करने की क्षमता। अब संदेश को भेजने वाला है तो दो लोग हैं, एक तो दो पॉइंट है, एक तो वो संदेश किसी को भेज रहा है, दूसरा जिसको भेज रहा है वो संदेश इतना स्पष्ट होना चाहिए कि प्राप्तकर्ता के भी अच्छे से समझ में आ जाए। वो चाहे प्रतीक चिन्ह हो, चित्र द्वारा हो या लिखित संदेश हो, वो भाषा की पकड़ उस व्यक्ति की भी होनी चाहिए जिसको संदेश भेजा जा रहा है। यानी जो लिखता है उसकी तो पकड़ होनी ही चाहिए और जो प्राप्त करता है उसकी भी उस भाषा पर, उस चित्र संबंधी संदेशों पर उतनी ही पकड़ होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से उस संदेश को समझ सके। अब आते हैं कूटीकरण या एनकोडिंग। कूटीकरण कहते हैं उन शब्दों को, ध्वनि चित्रों को भाषाबद्ध करने को जिसके माध्यम से संदेश लिखा जाता है। कूटीकरण या एनकोडिंग एक ही बात है। तो उसमें लिखने वाले की भी भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, भाषा की समझ होनी चाहिए और उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसको वो संदेश भेज रहा है उसको भी उतना ही ज्ञान हो, उतनी ही पकड़ हो उस भाषा पर, ध्वनि चित्रों पर, संकेतों पर, जिन संकेत भाषा चिन्हों को या लिपिबद्ध भाषा भेज रहा है या किसी चित्रों के माध्यम से जो भी संदेश भेज रहा है वो प्राप्तकर्ता भी उसको अच्छी तरह से समझ सके। आइए कूटीकरण या एनकोडिंग बोर्ड पर देखते हैं। संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चित्रों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह कोड है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेशों को बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाती है। यानी जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उनमें वाक्य बनाना या छोटे छोटे संदेशों को भेजना, ये कूटीकरण कहलाता है। एक सफल कूटीकरण की विशेषता होती है कि जिसमें संप्रेषण बिल्कुल स्पष्ट हो, अर्थात संचारक जो कहना चाहता है प्राप्तकर्ता भी वही समझे। ऐसा ना हो कि संचारक कुछ और कहना चाह रहा है और प्राप्तकर्ता उसका अर्थ कुछ और निकाले। तो ये विशेषता होनी चाहिए कूटीकरण में कि संचारक जो लिख रहा है प्राप्तकर्ता को उसी रूप में मिले और वो उसी रूप में उसको समझे भी। अब आते हैं कूटीकरण का एकदम अपोजिट, कूटवाचन। कूटवाचन कूटीकरण की एकदम उल्टी प्रक्रिया है। कूटीकरण में हम लिखते हैं और कूटवाचन में हम पढ़ते हैं, डिकोड करते हैं। जो भी संदेश मिला है वो प्राप्तकर्ता उसको पढ़ता है। तो कूटवाचन में भी अगर संदेश स्पष्ट होगा तो संदेश पढ़ने वाले को भी समझ में आना चाहिए। आइए इसको भी बोर्ड पर देखते हैं। कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन होती है। इसी के माध्यम से प्राप्तकर्ता कूट चिन्हों में बंधे निहित संदेश को समझता है, यानी संचारक क्या कहना चाह रहा है। इसलिए क्या आवश्यक है, प्राप्तकर्ता भी कोड का अर्थ वही समझे जो संचारक समझता है। दोनों में इस चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। जो भी बात कही जा रही है वो दोनों को अच्छी तरह से, जो कहने वाला है उसको, जो कह रहा है समझने वाला उसी को उसी रूप में समझे। अब आता है संदेश की प्रतिक्रिया। हमने संदेश लिख दिया, संदेश पढ़ने वाले ने पढ़ लिया। अब प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया या फीडबैक। जब तक वो फीडबैक नहीं देगा तब तक हमें पता ही नहीं लगेगा कि संदेश उस तक पहुंचा या नहीं। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। आपको किसी चीज के नोट्स चाहिए, मान लीजिए आपने संदेश में उसको भेजा कि हमें इस चीज के नोट्स चाहिए। प्राप्तकर्ता ने उस संदेश को पढ़ लिया, उसको समझ लिया। अब उसके पास नोट्स हैं
या नहीं है, या वो भेज रहा है या नहीं भेज रहा है, तो जब तक वो फीडबैक नहीं देगा तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि प्राप्तकर्ता के पास आपका मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, और पहुंचा तो उसी रूप में पहुंचा कि जो चीज आप मांग रहे हैं वही चीज आपको प्राप्त हो रही है या नहीं। इसको कहते हैं फीडबैक। कूटीकृत संदेश प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, और ये जरूरी भी है। इसी से ज्ञात होता है कि संचारक का संदेश प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो गया है और ठीक ठीक पहुंच गया है। अब आते हैं शोर। शोर अर्थात नॉइज। संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा जब आती है तो उसे संचार की भाषा में शोर या नॉइज कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं, जैसे संचारक की मानसिक अस्पष्टता भी हो सकती है या उसकी अनिच्छा भी हो सकती है। कूटवाचन और कूटीकृत दोनों ही तरह की गड़बड़ी यानी एनकोडिंग और डिकोडिंग से भी संबंधित हो सकती है। यानी कूटीकृत करना, जिसने लिखा है उसकी अस्पष्टता रही हो, या जिसने पढ़ा है कूटवाचन डिकोड किया है उसकी अस्पष्टता रही हो, ये भी कारण इसके होते हैं। कई बार तकनीकी गड़बड़ी भी होती है कि तकनीकी रूप से कुछ ऐसी कमी आ गई कि प्राप्तकर्ता के पास पूरी तरह से मैसेज पहुंचा नहीं, संदेश पहुंचा नहीं। आइए इसको बोर्ड पर भी देखते हैं। संचार प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए तो उसे शोर या नॉइज कहते हैं। यह बाधा संचारक की मानसिक अस्पष्टता या अनिच्छा को लेकर भी हो सकती है, ठीक से कूटीकृत न होने के कारण अथवा गलत कूटवाचन के कारण भी हो सकती है। यानी कहने वाले ने कुछ और कहा, समझने वाले ने कुछ और समझा, या कहने वाले ने ही भाषा संबंधी गलती कर दी या ध्वनि संबंधी गलती कर दी, उससे भी हो सकता है, या पढ़ने वाले की गलती से भी हो सकता है। अथवा तकनीकी गड़बड़ी, कई बार ये कारण नहीं होते तो आसपास का शोर इतना होता है कि स्पष्ट नहीं हो पाता है, और प्राप्तकर्ता की अक्षमता के कारण भी हो सकती है कि जिसने प्राप्त किया है वो इतना सक्षम नहीं है कि उस संदेश को अच्छे से समझ सके और उसको डिकोड कर सके। अब आते हैं संचार के विविध प्रकार। संचार के विविध प्रकार में सबसे पहले आता है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार होता है हम इशारों से बहुत सी बातें करते हैं। बहुत बार हम संकेतों का ही सहारा लेते हैं, जैसे नमस्ते करना है हाथ जोड़कर, किसी को बाय करना है हाथ हिलाकर कर दिया, किसी को बुलाना है हमने इशारे से बुला लिया, किसी से कहना है जाओ हमने इशारे से ही बोल दिया जाओ, मुंह से नहीं बोला, इशारे से ही उसको बोल दिया। इन सब के अलावा यातायात के भी जितने सिग्नल होते हैं, उपकरण होते हैं, वो भी सांकेतिक संचार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये बहुत सहायक होते हैं और इनका जो उपयोग होता है वो गौण और सीमित होता है, व्यापक रूप में नहीं है। आइए इसको एक बार बोर्ड पर भी देख लेते हैं। सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार अर्थात संकेतों के माध्यम से संदेश देना, जैसे हाथ जोड़कर अभिवादन करना, मुट्ठी भींचना तथा यातायात के सिग्नल, हाथ हिलाकर बाय करना, इशारे से बुलाना, सिर हिलाना आदि। जैसे सिर हिलाने से कई बार हम मना करते हैं, किसी चीज को सिर हिला दिया, हाँ करते हैं ऐसे सिर हिला दिया, किसी को जाने के लिए कहते हैं तो मुंह से ना बोल के हाथ हिला दिया, बुलाने के लिए भी हाथ हिला दिया, अभिवादन करते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, बाय करते हैं, इसमें हम कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ संकेतों के माध्यम से हम अपना संदेश दूसरे को देते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने अंगों या अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है। आज के समय में इनका महत्व सहायक या गौण संचार के रूप में सीमित हो गया है। तो यातायात के सिग्नल में कोई बोलता नहीं है, ये उपकरण वाले आ गए, और अन्य जो मैंने बताए वो आपके मनुष्य के शरीर के अंगों वाले आ गए। अब आते हैं मौखिक संचार। मौखिक अर्थात मुख से बोलकर, जो बात हम मुंह से बोलकर करते हैं वो मौखिक संचार का माध्यम होते हैं, जैसे भाषण देना, कक्षा में पढ़ाना, ये मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। टेलीफोन पर बात करना, या जो भी संदेश हम मुख से बोलकर देते हैं
वो सभी मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। अमौखिक संचार, मौखिक संचार के अलावा जितने भी संचार के साधन है वो सब अमौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। वो लिखित रूप में हो या चित्रों के माध्यम से हो। आइए इसको एक बार बोर्ड पर भी देखते हैं। अमौखिक संचार, मौखिक संचार के अंतर्गत जितने भी संचार साधन है वे सभी अमौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं, जैसे सांकेतिक, लिखित, चित्र, फिल्म आदि द्वारा किए जाने वाले संचार। अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, अर्थात जो अपने आप से बातचीत करते हैं। कई बार हम अपने आप से बातचीत करते हैं, स्वयं से हम याद करते हैं तो भी बोल बोल कर याद करते हैं, तो स्वयं से बातचीत एक तरह की है। अपने आप में गुनगुनाते हैं, कोई गीत गुनगुनाते हैं, डायरी लेखन करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, ये स्वयं से बात करते हैं एक तरह से। तो ये अंतर्वैयक्तिक संचार का माध्यम है, यानी अपने आप से बात करना। मनुष्य अकेला होने पर भी कई बार अपने आप से बात करता है, अपनी आत्मकथा बोलता है, अपने मन के भाव व्यक्त करता है। आइए इसको भी एक बार बोर्ड पर देख लेते हैं। अंतर्वैयक्तिक संचार का तात्पर्य है व्यक्तिगत स्वयं से बातचीत करना। कई बार मनुष्य अकेला होने पर भी अपने आप से बातचीत करता है। वह भाषा, स्मृतियों, गीतों, कविताओं अथवा पूजा आरती के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। सोच विचार मंथन, डायरी लेखन, व्यक्तिगत कविताएं भी इसी का रूप है। अतः इसे संचार का भेद कह सकते हैं। अब आते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार, यानी इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल या अंतर्वैयक्तिक में ये आवश्यक है कि दो व्यक्तियों का होना। हम अपने आप से अकेले में बात नहीं कर सकते। दो व्यक्ति परिचित, अपरिचित, दो मित्र भी हो सकते हैं, माँ बेटी या माँ बेटे भी हो सकते हैं, पिता पुत्र या पिता पुत्री भी हो सकते हैं, नौकरी के लिए दिया गया इंटरव्यू भी हो सकता है। उसमें किसी भी प्रकार का अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो ये अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है और इसका फीडबैक भी हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। आइए इसको बोर्ड पर एक बार देखते हैं। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बातचीत या संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। प्रायः इस तरह के संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। दो मित्रों की, पिता पुत्र पुत्री, माँ पुत्र पुत्री या अन्य किसी परिचित अपरिचित के मध्य होने वाली वार्तालाप इसी के अंतर्गत आती है। नौकरी के लिए दिया गया साक्षात्कार भी इसी का उदाहरण है। समूह संचार, इसमें किसी एक व्यक्ति के साथ बात नहीं करते बल्कि एक से अधिक लोगों के साथ बात करते हैं। एक समूह के अंतर्गत बात करते हैं, एक समूह के साथ संचार करते हैं, उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे कक्षा में पढ़ाना, पढ़ना, भाषण देना, जलसा, जुलूस, सभा आदि करना, ये सब समूह संचार के अंतर्गत आते हैं। आइए इसको एक बार बोर्ड पर भी देखते हैं। इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करते हैं। जब व्यक्ति किसी एक के साथ नहीं अपितु एक से अधिक लोगों के साथ संचार करता है तो उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे कक्षा में पढ़ाना, पढ़ना, किसी संस्था की बैठक करना या चर्चा करना, भाषण देना, जलसा, जुलूस आदि समूह संचार के उदाहरण हैं। इसका उद्देश्य सामूहिक संदेश देना होता है। इसके अंतर्गत यदि कोई एक व्यक्ति भी बात करता है तो वो सबके लिए करता है। सामूहिक विषयों पर की जाने वाली वार्ता इसी के अंतर्गत आती है। अब आते हैं जनसंचार। यह संचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार है। जनसंचार यह नई सभ्यता का शब्द है और जनसंचार का तात्पर्य किसी उपकरण या साधन के द्वारा संचार, अपना संदेश देना एक से अधिक लोगों को, वो जनसंचार है। इसको मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जैसे इसके माध्यम में दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म, इंटरनेट, यूट्यूब द्वारा जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो भी जनसंचार के अंतर्गत आता है। दूरदर्शन के द्वारा जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वो भी जनसंचार के अंतर्गत आता है। आइए इसको भी एक बार बोर्ड पर देखते हैं। यह संचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रकार है
यह नई सभ्यता का शब्द है। जब से संचार के नए नए आधुनिक तकनीकी साधन, मुद्रण, प्रसारण यंत्र, उपकरण विकसित हुए हैं, मुद्रण यानी प्रिंटिंग, तभी से इस शब्द का प्रयोग होने लगा है। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने के बजाय किसी यंत्र के माध्यम से संवाद करते हैं, यानी या हम समाचार पत्र के द्वारा अपना संवाद कर रहे होते हैं, या हम रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, अथवा अन्य किसी उपकरण के माध्यम से जब संवाद कर रहे होते हैं, तो वो जनसंचार होता है। जैसे दूरदर्शन या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया गया पाठ्यक्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि जनसंचार के माध्यम है। समाचार पत्र में एक ही प्रकार के समाचार सभी को एक साथ प्रकाशित होते हैं। इसी तरह दूरदर्शन में एक व्यक्ति अगर कोई भी बात कह रहा है, तो वो पूरे सबको उसी के साथ प्रसारित हो रही है, एक साथ प्रसारित हो रही है। कई बार हम लाइव टेलीकास्ट भी देखते हैं। पत्रिकाएं भी प्रिंटेड उसमें आती हैं, प्रिंटिंग साधन में। इसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम जनसंचार करते हैं। जनसंचार एवं अन्य संचारों की तुलना। अन्य संचार किस प्रकार के होते हैं? जनसंचार जैसा कि मैंने बताया उपकरणों के माध्यम से होते हैं। अन्य संचारों के अंतर्गत आता है आपका मेला है, रैलियां हैं, धार्मिक आयोजन है, राजनीतिक सभाएं हैं, गोष्ठी है, जुलूस है। इन सब में कितनी भीड़ होती है? हजारों, ज्यादा से ज्यादा लाखों, इससे अधिक भीड़ नहीं होती, इसलिए इनका क्षेत्र सीमित होता है। जबकि जनसंचार से अगर हम एक ही बार में अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइए इसको एक बार बोर्ड पर भी देखते हैं इसकी परिभाषा। व्यक्तिगत या समूह संचार का क्षेत्र सीमित होता है। मेला, बड़ी बड़ी रैलियों, धार्मिक आयोजनों या चुनावी सभाओं में ये संख्या अधिकतम लाखों में ही हो सकती है। लेकिन उपकरणों के माध्यम से जैसे दूरदर्शन, इंटरनेट, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाओं के द्वारा करोड़ों श्रोताओं, पाठकों या दर्शकों तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। एक वक्त में एक साथ हम कई लोगों तक इस संदेश को प्रसारित कर सकते हैं। अब आते हैं जनसंचार की विशेषताएं बताते हैं। तकनीकी माध्यमों के कारण यह संचार अपने आप में एक खास महत्व रखता है। इसका अपना एक विशेष स्थान है। अब इसकी निम्नलिखित विशेषताएं जैसे सार्वजनिकता। जनसंचार माध्यम है, यह इसकी प्रकृति बहुत व्यापक है, सार्वजनिक है, अपनी स्वयं की प्रकृति से ये सार्वजनिक है। ये एक बार में कई लोगों तक अपना संवाद स्थापित करता है। आइए इसको भी बोर्ड पर देखते हैं। इसके अंतर्गत संचारक एवं प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, यानी यह जनसंचार की सार्वजनिक प्रकृति तो होती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से संवाद नहीं होता, किसी न किसी उपकरण के माध्यम से होता है। एक ही कार्यक्रम विश्व के अनेक देशों और नगरों में विभिन्न वर्गों के लोग देख रहे होते हैं। सार्वजनिक महत्व के कारण ऐसे कार्यक्रमों में सभी की रुचि होती है। एक कार्यक्रम प्रसारित होता है, उसको केवल अपने ही देश का में देख रहे हैं ऐसा नहीं होता। विश्व के अनेक देशों में, अनेक शहरों में, अनेक वर्गों के लोग जिनकी उसमें रुचि होती है, अधिकतर ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है, एक साथ वो कार्यक्रम देख रहे होते हैं। इसके अलावा अत्यधिक व्यापकता, ऐसे कार्यक्रमों की अत्यधिक व्यापकता भी होती है। जैसे कोई राजनीतिक विशेष घटना हुई, या कोई धार्मिक आयोजन हुआ, या क्रिकेट का मैच हुआ। मैच जब होता है तो स्टेडियम में कितने होंगे? हजारों या लाखों जो वहां लाइव देख रहे हो, स्टेडियम में देख रहे होते हैं। लेकिन जब इसका प्रसारण होता है तो कितने ही देश के लोग एक साथ देख रहे होते हैं इसको।
ये इसकी अत्यधिक व्यापकता है। औपचारिक संगठन, इस तरह के संस्थाओं का संचालन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, पूरा एक समूह इसको संचालित और नियंत्रित करता है। वो प्रसारित करने वाले कार्यक्रम हो या प्रकाशित करने वाले कार्यक्रम हो। जैसे कि अगर हम समाचार पत्र में देखें तो हिंदुस्तान समूह है, जागरण समूह है। अगर हम टीवी चैनल्स में देखें, जी का अपना एक समूह है, आज तक का अपना समूह है। ऐसे सभी चैनल्स हैं जिनका अपना एक समूह है, एक व्यक्तिगत इनका नियंत्रण नहीं है। आइए इसकी बोर्ड पर भी परिभाषा देखते हैं। जनसंचार के सभी माध्यमों का संचालन एक व्यक्ति द्वारा न होकर एक औपचारिक संगठन के द्वारा होता है, जैसे समाचार पत्र, जागरण समूह, हिंदुस्तान समूह, ऐसे ही विभिन्न प्रकाशन समूह द्वारा संचालित होते हैं। रेडियो, दूरदर्शन तथा कुछ प्राइवेट चैनल्स भी ऐसे ही संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। अब द्वारपालों का नियंत्रण। द्वारपाल का काम क्या होता है? रक्षा करना, गेट कीपर भी जिसको बोलते हैं। अब जनसंचार में, समाचार पत्र में इनका क्या कार्य है? समाचार पत्र में या टीवी चैनल्स में इनका कार्य ये है कि जो भी सामग्री प्रकाशित होती है या प्रसारित होती है, वो सामग्री पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। उसमें मुख्य संपादक, उप संपादक, सह संपादक, ये सब मिलकर काम करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी सामग्री प्रकाशित होने लायक है, कौन सी प्रसारित होने लायक है। इनके भी कुछ मूल्य होते हैं, 3 मूल्य होते हैं जिनकी रक्षा करना आवश्यक होता है। जैसे कि आइए इसको भी देखते हैं बोर्ड पर। किसी भी जनसंचार माध्यम के अंतर्गत अनेक द्वारपाल, गेटकीपर होते हैं जो प्रसारित या प्रकाशित होने वाली सामग्री को निर्धारित एवं नियंत्रित करते हैं। समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स के संपादक, सहायक समाचार संपादक, सहायक संपादक एवं उप संपादक सब मिलकर तय करते हैं कि किस सामग्री का प्रकाशन अथवा प्रसारण होना है। ये द्वारपाल मुख्य रूप से 3 मूल्यों की रक्षा करते हैं। कौन कौन से? सार्वजनिक हित, जो भी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित हो रही है उसमें सार्वजनिक हित होना ही चाहिए। दूसरे, पत्रकारिता के सिद्धांत, कहीं पर भी पत्रकारिता के जो नियम है, कुछ उनके बंधन है, कुछ उनको जो आदेश दिए जाते हैं उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आचार संहिता, सभी के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, चाहे वो संपादक हो, संवाददाता हो, कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित नहीं होनी चाहिए जो उस आचार संहिता का उल्लंघन करती हो। अब आते हैं प्रतिक्रिया या फीडबैक का अभाव। जनसंचार के जितने भी माध्यम है इनकी प्रतिक्रिया या फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता। कितना लोकप्रिय है या कितना अरोचक है इसका पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण होता है। आप कई बार चैनल्स में देखते होंगे सर्वे द्वारा कौन सा चैनल नंबर 1 पर है या कौन सा समाचार अधिक लोकप्रिय हुआ, किसकी ज्यादा रेटिंग हुई, ये सब एक सर्वेक्षण द्वारा पता लगता है। तुरंत कोई प्रतिक्रिया इसकी नहीं मिलती, तुरंत कोई फीडबैक इसका नहीं मिलता। जनसंचार माध्यमों के कार्य, इसके प्रमुख 6 कार्य होते हैं। सबसे पहले सूचना देना, इसका प्रमुख कार्य है लोगों को जानकारी देना, सूचना देना। आप समाचार पत्र तो नाम से ही समाचार, जितने भी प्रकाशित होते हैं नाम से ही ये समाचार, तो वो समाचार देते हैं। टीवी चैनल्स हैं, दूरदर्शन है, इनका काम भी लोगों को सूचना देना होता है। इसका प्रथम एवं मुख्य कार्य लोगों को सूचना देना है। प्रिंट मीडिया का तो नाम ही समाचार पत्र होता है। दूरदर्शन, इंटरनेट या अन्य टीवी चैनल्स, इनका भी मुख्य कार्य त्वरित गति से सूचना देना है। त्वरित माने बहुत ही शीघ्रता से, जल्दी से। दूसरा, शिक्षित करना, यानी अपने कार्यक्रमों के द्वारा, अपनी सामग्री के द्वारा लोगों को शिक्षित करना और उनको जागरूक करना। ये जनता को शिक्षित करने के साथ साथ जागरूक भी करते हैं।
समाचारों के अतिरिक्त नई नई जानकारियां भी देना इनका प्रमुख कार्य है। मनोरंजन करना, भारत में अधिकांश जनता ऐसे कार्यक्रम देखती है जिससे उसका मनोरंजन होता है, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो या उनको गाने सुनने हो या कार्टून देखना हो, अर्थात वो अपने मनोरंजन के लिए टीवी को या देखते हैं या समाचार पत्रों में भी वही सामग्री पढ़ते हैं जिससे उनका मनोरंजन होता है। चौथा, निगरानी करना, जनसंचार के माध्यम लोकतंत्र के रक्षक तो है ही, ये समाज की किसी समस्या के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। निगरानी करने का मतलब है कि समाज पर इस बात की निगरानी रखते हैं कि कोई भी गलत काम हो रहा है किसी संस्था के द्वारा, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे वो राजनीतिक संस्था हो, किसी के भी द्वारा अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो उसके विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। एजेंडा तय करना, जनसंचार के माध्यम योजनाबद्ध तरीके से किसी भी मुद्दे को उठाकर उसके जनमानस के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और फिर उस समस्या के निवारण के लिए लोगों को तैयार करते हैं। अपना मत देकर, चाहे वो सरकार के प्रतिनिधि हो या धर्म के प्रतिनिधि हो, उनको अपना मत देकर उस समस्या को, उस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करते हैं। जनसंचार के माध्यम योजनाबद्ध तरीके से किसी मुद्दे को उठाकर उसे जनमानस के समक्ष लाते हैं। वे समाज तथा सरकार के प्रतिनिधियों को मत देकर तथा मुद्दों को व्यापक महत्व देकर समाज को किसी विशेष दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करते हैं। अगर कोई गंभीर समस्या है, उस मुद्दे को न केवल उठाना है बल्कि लोगों के साथ मिलकर उस समस्या का निवारण भी करना है, समाधान भी करना है, समाधान की तरफ मोड़ना भी उनका प्रमुख कार्य है। छठवां, विचार विमर्श करना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से इसमें प्रमुख विद्वानों को बुलाकर, अगर समाचार पत्र है तो संपादक संपादकीय लिखकर और विभिन्न विद्वानों या विशेषज्ञों के मतों को छापकर संदेश देता है, विचार विमर्श करता है। और यदि टीवी चैनल से या दूरदर्शन है तो इस पर सामने बुलाकर बातचीत करके विचार विमर्श किया जाता है, लोगों को बैठाकर वाद विवाद भी किया जाता है, लोगों का साक्षात्कार भी किया जाता है और इससे जो लोगों तक बात पहुंचती है वो जनता तक सटीक बात पहुंचती, जनता उसके विषय में अपनी राय व्यक्त करती है। जनसंचार के माध्यम भिन्न भिन्न मतों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। समाचार पत्रों में संपादक संपादकीय लिखकर, विभिन्न विद्वानों एवं विशेषज्ञों के लेख छापकर तो जनता को प्रभावित करते हैं तथा पाठकों, दर्शकों एवं श्रोताओं के विचारों को भी स्थान मिलता है। अतः माध्यम एक विचार मंच भी बन जाता है। कई बार होता है, कोई कार्यक्रम होता है और जब जो दूरदर्शन या टीवी चैनल्स वाले हैं तो पब्लिक की राय भी जान लेते हैं, पब्लिक से भी इंटरव्यू कर लेते हैं। अब जनसंचार के प्रमुख माध्यमों पर आते हैं तो प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र पत्रिकाएं। अब आते उपकरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका रेडियो है, इंटरनेट है, दूरदर्शन है और सिनेमा है। अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों मिलकर काम करने के बाद भी, इनके तीनों के एक साथ काम करने के बाद भी ये जनता की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते और इनकी सीधी जवाबदेही भी नहीं होती। लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसे इसीलिए कहा जाता है कि पत्रकारिता की या संवाददाता की या इससे जुड़े लोगों के प्रति सीधी जवाबदेही होती है। विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अलग अलग कार्य करते हुए भी जनता की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाती। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। जनता की सीधी बात मीडिया के माध्यम से ही इन तीनों तक पहुंचती है। ये लोक रुचि के अनुरूप कार्य करते हैं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए
जनता के प्रति इनकी सीधी जवाबदेही होती है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की विशेषता। तो ये एक संचार का ऐसा माध्यम है जिसके लिए एक उपकरण का होना बहुत आवश्यक है। वो उपकरण चाहे रेडियो हो, दूरदर्शन हो, सिनेमा हो अथवा टीवी के अन्य चैनल्स हो। इनके माध्यम से एक तो अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, दूसरे इनके द्वारा जो बातें पहुंचाई जाती हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके एक लंबे समय तक इनको सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसके अलावा इसको इसको जो रिकॉर्ड किया जाता है उस रिकॉर्डिंग को काटा छाटा भी जा सकता है, यानी उसको एडिट भी किया जा सकता है। कई बार हम लोग कहते हैं कि डॉक्टरेट वीडियो है, यानी उसको कई बार एडिट किया गया है, तो इससे संबंधित सामग्री को एडिट भी कर सकते हैं। ये था हमारा संचार और जनसंचार के ऊपर विवरण। अगर आपको ये विवरण पसंद आया हो तो अपने कमेंट अवश्य करें, और इसके अलावा अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं आपको उससे बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।